हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल करंट। दोस्तों, यहाँ पिछले 2 से 3 दिनों के बीच घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जो न सिर्फ पीटी बल्कि मुख्य परीक्षा मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। पीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी जो समसामयिकी से संबंधित घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए यह चैनल बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार यानी करप्शन को रोकने के लिए एक एप्लीकेशन ACB 14400 लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा ACB 14400 नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों, यह ऐप राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। ACB 14400 नामक इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो अर्थात ACB ने डेवलप किया है। दोस्तों, इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राज्य में किसी भी सरकारी कार्यालय में उन अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनसे संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग में युवाओं की नई नियुक्ति की जाएगी? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन ए, सेना। दोस्तों, सेना के तीनों अंगों जल, थल और वायु, इन तीनों अंगों में आने वाले दिनों में अग्निवीरों अर्थात जवानों की नियुक्ति अग्निपथ के माध्यम से की जाएगी। ये दो शब्द आप याद रखें। अग्निवीर किसे कहा गया? जवानों को। और उनकी नियुक्ति अब कैसे की जाएगी? तो अग्निपथ के माध्यम से। तो ये अग्निपथ है क्या? तो अग्निपथ सेना में जवानों को भर्ती करने की एक नई योजना का नाम है। ध्यान रहे, एक नई योजना बनाई गई है जो रंगरूटों की भर्ती सेना में करने की है, और वो है अग्निपथ योजना। दोस्तों, सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना और नौसेना यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में इस योजना के तहत नई भर्ती करने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। तो इस योजना का निर्माण किसने किया है? तो ये अतिरिक्त सचिव हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, नाम इनका याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी। इनकी अगुवाई में अर्थात इनके नेतृत्व में सैन्य मामलों के विभाग ने यह योजना तैयार की है, अग्निपथ योजना को। इस योजना के तहत जितने भी जवान भर्ती किए जाएंगे, उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 20 से 25% को ही लंबे समय के लिए सैन्य बलों में रखा जाएगा, और ऐसे ही जवान अग्निवीर कहलाएंगे। यानी याद रखिए कि उन वीरों को अग्निवीर कहा गया है जो लंबे समय तक सेना में अपनी सेवा देंगे। बाकी बचे जवानों को कुछ समय के बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पहली कोरोना रोधी वैक्सीन है जिसे आपातकालीन स्थिति में बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग की अनुमति मिली है? आंसर है ऑप्शन ए, कोर्बेवैक्स। हैदराबाद स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोरोना रोधी वैक्सीन कोर्बेवैक्स को आपातकालीन स्थिति में बूस्टर डोज के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। दोस्तों, भारतीय दवा महानियंत्रक DCGI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए इस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, कोर्बेवैक्स मिक्स एवं मैच बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी पाने वाली देश की पहली वैक्सीन है। अभी तक कोविशील्ड या कोवैक्सीन सतर्कता डोज के तौर पर लगाई जा रही है। सतर्कता डोज वही होता है जो दोनों प्राथमिक डोज होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि अब तक 2 डोज जो कोरोना वैक्सीन के हैं वो दिए जा रहे हैं, तो जो 3rd डोज है वो भी सेम, या अगर आपने कोविशील्ड लगाई हो तो तीसरा भी बूस्टर डोज कोविशील्ड की ही दी जाएगी। कोवैक्सीन लगवाई होगी तो वो भी बूस्टर डोज कोवैक्सीन की ही होगी। लेकिन अब कोर्बेवैक्स लगवा सकते हैं चाहे आपने कोविशील्ड ली हो या कोवैक्सीन ली हो। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, मिक्स एवं मैच बूस्टर डोज का अर्थ है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों प्राथमिक डोज ले चुके 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोग अब आपातकालीन स्थिति में कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब वो बाध्यता नहीं रही कि आपने जो वैक्सीन पहले ली है वही आपको लेनी होगी। तो इस तरह कोर्बेवैक्स भारत की ऐसी पहली वैक्सीन है जो बूस्टर डोज के रूप में किसी को भी लगाई जा सकती है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन ए, ईगा स्वियातेक ने।
महिलाओं में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की इगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन 2022 के महिला सिंगल्स फाइनल में अमेरिका की युवा खिलाड़ी कोको गॉफ को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, 21 वर्षीय इगा स्वियातेक ने मात्र 1 घंटे 8 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में गॉफ को 6-1, 6-3 से पराजित किया। दोस्तों, 21 वर्ष की उम्र में ईगा ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले 2020 में भी उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब ही जीता था। ग्रैंड स्लैम मुकाबले में अब तक ईगा स्वियातेक 2 बार ही फाइनल में पहुंची हैं और दोनों ही बार उन्होंने खिताब पर कब्जा जमाया है। एक बड़ी उपलब्धि है स्वियातेक की। दूसरी ओर अमेरिका की 18 वर्षीय कोको गॉफ, जो बिल्कुल युवा है, वो पहली बार ही किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में खेल रही थी। दोस्तों, यहां यह भी आप ध्यान रखें कि इस वर्ष के प्रारंभ में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर सेमीफाइनल तक का सफर ईगा स्वियातेक ने तय किया था। दोस्तों, इस साल के आरंभ में जो पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो उसमें महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली थी वो ऑस्ट्रेलिया की ही एशले बार्टी, लेकिन इसके पश्चात उन्होंने खेलों से संन्यास की घोषणा कर दी है। अभी ये ध्यान रखना है कि इस वर्ष 2 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं होनी बाकी हैं, एक विंबलडन और दूसरा यूएस ओपन। दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ अब पुरुषों का खिताब किसने जीता, तो आइए फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नाडाल। दोस्तों, स्पेन के राफेल नाडाल ने वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उसने फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड को लगातार 3 सेटों में 6-3, 6-3 और 6-0 से मात दी है। दोस्तों, लाल बजड़ी के बेताज बादशाह राफेल नाडाल माने जाते हैं। उन्होंने 14वीं बार, जी हां 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो फ्रेंच ओपन और राफेल नाडाल एक दूसरे के पर्याय हों। वे 14वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचे और 14वीं बार खिताब पर कब्जा जमा लिया। यानी वे जब भी फाइनल में फ्रेंच ओपन में पहुंचे हैं तो उन्होंने खिताब जीता है, वे विजेता बने हैं। दोस्तों, इस वक्त राफेल नाडाल की उम्र 36 साल है और इस उम्र में टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले वे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंच ओपन का यह खिताब राफेल नाडाल का 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जी हां, यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब है राफेल नाडाल का और अब तक वे 30 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। जो चारों ग्रैंड स्लैम है उन सबों को मिलाकर 30 बार वे फाइनल तक पहुंचे हैं और केवल 8 बार ही फाइनल में हारे हैं। दोस्तों, सर्वाधिक 22 ग्रैंड स्लैम खिताब नाडाल के हाथों में तो है ही, लेकिन इनके बाद दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच है। उन दोनों ने, यानी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने, दोनों ने 20-20 बार अब तक ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है और उन सबों से, यानी उन दोनों से अब ये आगे निकल गए हैं राफेल नाडाल। ये तथ्य भी आप ना भूलें कि इस वर्ष के आरंभ में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें पुरुष वर्ग के विजेता भी राफेल नाडाल ही थे और इस तरह 2022 में अब तक खेले गए दोनों ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन निम्न में से किस स्थल पर किया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंचकुला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन पंचकुला, हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मई को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ किया है। यहां पर यह भी ध्यान रखें कि ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहां पर है, तो ये पंचकुला, हरियाणा में है और यहीं पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, यूथ गेम्स के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को देश की खेल राजधानी बताया। याद रखें, किस राज्य को? उन्होंने हरियाणा को देश की खेल राजधानी बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वर्तमान में खेल बजट में 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खेलों के मामले में सुधारा जा सके। और यह राशि 2014 की तुलना में 1000 करोड़ से भी अधिक है। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के निकट चालू किया गया है।
दोस्तों, नैनीताल के देवस्थल में लगी हाईटेक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय है, किंतु विश्व रिकॉर्ड के कारण यह सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप की स्थापना कर आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज अर्थात आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है। दूसरे शब्दों में एरीज कहाँ है, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में। इसी संस्था का नाम है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप की स्थापना में भारत की सहायता कई देशों ने की है, जिनमें कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली एक उपकरण है और इस टेलीस्कोप की सहायता से तारा समूह जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, वे आकाशीय पिंडों की खोज, आकाशगंगाओं जो गैलेक्सीज है उनके बारे में, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, लेंस प्रणाली समेत अनेक अनसुलझे अंतरिक्षीय विषयों के शोधों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के लेंस में मरकरी उपयोग होने से यह दर्पण की तर्ज पर कार्य करता है, अर्थात यह दर्पण की तरह कार्य करता है। इससे टकराकर लौटने वाली प्रकाश को कैमरे में कैद कर उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहा जाता है। इससे ब्रह्मांड को और नजदीक से जानने का अब अवसर हमें मिल सकेगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किन की नियुक्ति की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, जुल्फिकार हसन। वरिष्ठ IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जुल्फिकार हसन को 31 अक्टूबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए नियुक्ति की गई है, यानी वे 31 अक्टूबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल कैडर 1988 बैच के IPS अधिकारी जुल्फिकार हसन वर्तमान में दिल्ली में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को आरंभ की गई है? जी हां, मिताली एक्सप्रेस। आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस आरंभ की गई है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जो NJP के रूप में जाने जाते हैं, वहां से ढाका के बीच चला करेगी। यह ट्रेन हाल ही में आरंभ किए गए हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक से होकर गुजरेगी। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल शुजान ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि भारत और बांग्लादेश के बीच दो ट्रेन पहले से ही चल रही है। पहली ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस के नाम से कोलकाता और ढाका के बीच चलती है और दूसरी ट्रेन बंधन एक्सप्रेस के नाम से चलती है जो कोलकाता और खुलना के बीच संचालित है। खुलना बांग्लादेश के अंतर्गत हैं। यदि आप UPSC, BPSC या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए करंट अफेयर से संबंधित यह चैनल बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही विस्तृत रूप में विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है जो इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, इसे आप लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।